नमस्कार दोस्तों, अभी करियर गाइड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th हिस्ट्री के 15 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2026 के फरवरी महीना में होने वाला बोर्ड परीक्षा में भी आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी और डी कांस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। ये प्रकृति में शुद्ध रूप में मिलता था और आसानी से ढल जाता था। इससे औजार, हथियार और आभूषण बनाए गए। प्रारंभिक काल को ताम्रयुग कहा जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली, बी शोरतुघई, सी लोथल और डी चन्हुदड़ो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। लोथल, गुजरात से गोदीबाड़े के साक्ष्य मिले। यह विशाल ईंटों का टैंक था जिसमें जहाजों का आवागमन होता था। ये समुद्री व्यापार और नौपरिवहन का प्रमाण है। लोथल का गोदीबाड़ा विश्व का सबसे प्राचीन माना जाता है। अब अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बहरीन, बी ओमान, सी मिस्र और डी हड़प्पाई क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हड़प्पाई क्षेत्र। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा से आशय हड़प्पाई क्षेत्र से है। यहाँ से मोती, मनके, कपास और धातुएं निर्यात होती थीं। ये प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रमाण है। दोनों सभ्यताओं के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्पष्ट होते हैं। अगला सवाल है, एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1921, बी 1925, सी 1946 और डी 1955। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1955। लोथल की खुदाई 1955 ईस्वी में पुरातत्वविद एस.आर. राव ने शुरू की। यहाँ से गोदीबाड़ा, मनके बनाने की कार्यशालाएं और चावल के दाने मिले। ये सिंधु सभ्यता की उन्नत शहरी योजना और समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अब अगला सवाल है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 16 और डी 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये प्राचीन भारत के बड़े राज्य और गणराज्य थे। मगध, कौशल, अवंती और वज्जी प्रमुख थे। महाजनपद प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था और सामरिक शक्ति का संकेत देते हैं। अब अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित किया। उनके मार्गदर्शक चाणक्य ने प्रशासनिक नीति और राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल संगठित साम्राज्य बना। अब अगला सवाल है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी प्रभावती गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। कवि और मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख रचा। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, दानशीलता और सैन्य शक्ति का वर्णन है। इसे देखकर गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग और समुद्रगुप्त की श्रेष्ठ शासन क्षमता स्पष्ट होती है। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व और डी शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराकर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। नासिक अभिलेख में उसकी उपलब्धियां दर्ज हैं। उसे दक्षिणापतपति कहा गया। सातवाहन साम्राज्य ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से दक्षिण भारत में शक्ति स्थापित की। अगला सवाल है, तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए किसान, बी बड़े जमींदार, सी हलवाहा और डी दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किसान। संगम साहित्य में वेल्लालर कृषक वर्ग को कहा जाता था। ये भूमि जोतते और कृषि उत्पादन करते थे।
संगम युग की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। वेल्लालर समाज का सम्मानित और समृद्ध वर्ग था। इनका योगदान सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है, सिल्क उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेणी, बी सार्थवाह, सी सेठी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेणी। संगम युग में सिल्क उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये संगठन व्यापार और उत्पादन नियंत्रित करते थे। मणिग्रामम जैसे संघ व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये संघ समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब अगला सवाल है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? ऑप्शन ए दूसरी शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी और डी 8वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। सीयू की ग्रंथ में उसने भारत की राजनीति, समाज और धर्म का विवरण लिखा। ये ग्रंथ भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला सवाल है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 300 और डी 400। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 400। हड़प्पाई लिपि में लगभग 400 से 600 चिन्ह थे। ये चित्रलिपि स्वरूप की थी और अब तक अपठित है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और व्यापारिक वस्तुओं पर ये लिपि मिली। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था और प्रशासनिक व व्यापारिक संकेत देती थी। अब अगला सवाल है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए चेदी, बी वत्स, सी अवंती और डी मत्स्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवंती। उज्जैनी प्राचीन भारत के अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह नगर व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। उज्जैनी उत्तर और दक्षिण भारत के संपर्क का प्रमुख स्थान था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसकी विशेष महत्ता बताई गई है। अगला सवाल है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? ऑप्शन ए देवपुत्र, बी स्वर्गपुत्र, सी देवराज और डी विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवपुत्र। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि लगाते थे। इसका अर्थ देवताओं का पुत्र है। यह उपाधि उनके दैवीय अधिकार और विशेष प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। इससे उनके साम्राज्य की व्यापकता और शक्ति प्रकट होती थी। अब अगला सवाल है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी तमिल और डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने अपना अधिकतर साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा। विशेषकर अर्धमगधी प्राकृत का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ। जैन आगम ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए। इसका कारण ये था कि प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी और साधारण लोग आसानी से इन्हें समझ सकते थे।